हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इस टेंस के अंदर हमें सारी बातें समझनी होंगी, इसके सारे के सारे रूल्स समझने होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, नेगेटिव के रूल्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाले रूल्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये किसी भी टेंस को समझने से पहले उसके बेसिक पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक पॉइंट्स में क्या आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे, रूल्स देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अगर आप इसकी हिंदी समझेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको कि इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो राम ने खाना खाने का काम पूरा कर लिया है, इसीलिए ये टेंस हमारा कहलाएगा पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, वैसे तो काम जो है आपका जो सिंपल पास्ट होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, वहाँ भी पूरा हो जाता है। तो इसमें और उस वाक्य में क्या डिफरेंस है, तो देखा जाए तो ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है। कोई काम जो काफ़ी पहले पूरा शुरू हुआ था, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, अगर हम इसको डिटेल में समझें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस टेंस का प्रयोग वैसे क्रिया यानी वर्ब उसमें किया जाता है जहां पे कोई भी काम हाल ही में, नज़दीक में या अभी अभी या कुछ देर पहले ही पूरा हुआ है। ठीक है, मतलब वो काम अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उस काम का संबंध जो है, उस काम का संबंध किससे होना चाहिए, उस काम का संबंध प्रेजेंट से होना चाहिए यानी वर्तमान से होना चाहिए। अगर उस काम का संबंध प्रेजेंट से है तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर उसका संबंध प्रेजेंट से नहीं है तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। देखिए और समझते हैं। जैसे देखिए, कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए होते हैं जिनका रिलेशन होता है पास्ट से। जैसे वह कल यहाँ आया था या वह कल यहाँ आया है, तो आपको यहाँ पे वर्ड मिला कल यानी यस्टरडे। तो यस्टरडे की वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ना होने की वजह से ये बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब देखिए, ध्यान से हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं और कौन सी हम जो है इसके अंदर मेन वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे आपने सुना होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब का मतलब होता है यानी जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उन सभी को मिला के हम बोल देते हैं मेन वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, वो होती हैं हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे आप ध्यान से। जैसे हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप, हैज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हम हैव का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, हम हैव का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में, जैसे आई और वी हो गया, सेकंड पर्सन के साथ में जैसे यू हो गया, और थर्ड पर्सन के साथ में जैसे दे हो गया। यानी ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म हो गई सब्जेक्ट की, जिनके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। अब मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब की हमारी 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता होगा। मेन वर्ब में हमारी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, हम आगे देखते हैं इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वाक्यों की पहचान है वो हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे। उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है, या फिर आपको हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट मिल सकता है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हैज और हैव के साथ में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है। अगर वो इंटेरोगेटिव है तो हैज और हैव बाहर मिलेगा आपको। लेकिन वो इंटेरोगेटिव के साथ में डब्ल्यूएच फैमिली भी उसके अंदर यूज हुई है, तो आपको डब्ल्यूएच फैमिली यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन्हें हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, ये आपको बाहर लिखे मिलेंगे। देन हैज हैव आएगा, देन सब्जेक्ट। इन सभी रूल्स को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो आपकी इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान हो गई, यानी कहे तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब देखिए, अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई थॉट लिखनी है या आपको कोई आर्टिकल लिखना है, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हम सारी चीज़ों को सोचेंगे तो हिंदी में ही। आप हिंदी में सोचेंगे, उसे ट्रांसलेट जब करेंगे, लिखने बैठेंगे तो आप उसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो अगर आप जो सोच रहे हैं, जो थॉट सोच रहे हैं या जो आर्टिकल सोच रहे हैं हिंदी में, तो उसे आप कैसे से पहचानेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो कौन से टेंस का पार्ट है। तो उसके अगर वाक्य के आखिरी में आपको मिलता है, हिंदी के वाक्य जिनके आखिरी में मिलता है चुका है, जैसे राम खाना खा चुका है, चुकी है,
ठीक है, रीना खाना खा चुकी है, चुके हैं बच्चे खेल चुके हैं, मैं जा चुका हूं। ऐसे अगर वाक्य मिलते हैं आपको, उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, किया है, ये सारे के सारे अगर आपको वर्ड मिलते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर इसके अलावा आपको हिंदी के अंदर ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे या हूं, मैं अभी अभी आया हूं, ठीक है, वह अभी अभी गई है, अगर ऐसे शब्द ही मिलते हैं आपको तो भी वो किसका पार्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल देख के समझेंगे आप। जैसे पहला वाक्य हमारे सामने हिंदी में क्या लिखा है? उसने तुम्हें देखा है, तो क्या बन जाएगा? ही हैज सीन यू। ही बोले तो सब्जेक्ट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी सो सीन, तो थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। देन ऑब्जेक्ट, उसने तुम्हें देखा है। मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, तो ये आपका देखो दिया है आया ना आखिरी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी की पहचान हो गई। देखा है, आ है, तो ये भी आपकी हिंदी की पहचान है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपकी इंग्लिश की पहचान क्या थी? आपको हैज मिलेगा इसके अंदर और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ट्राई टू ट्रांसलेट देम। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। मैं चाय ले चुका हूं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं चाय पी चुका हूं। दोनों का मतलब ही सेम बनेगा और हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैव टेकन टी। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैंने फॉर्म भर दिया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ही हैज टोल्ड मी एवरीथिंग। अब टोल्ड क्या है? टोल्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देखेंगे आप, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या फिर आई हैव डन माई वर्क। कंप्लीटेड की जगह पे आप डन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम कुछ के लिए सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जनरली यूज करते हैं एनीथिंग का। कई जगह पे सम आ सकता है, बट ऐसे वाक्यों के अंदर हम जनरली यूज करते हैं एनीथिंग का। नेक्स्ट, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग। क्या आपसे किसी ने कुछ कहा है? तो आपने बोला हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग। तुमने मेरे लिए क्या किया है? तो यहाँ पे देखिए क्या बीच में आ चुका है, इसीलिए हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, यानी WH फैमिली का यूज करेंगे। और आपको मैंने बताया था WH फैमिली के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है, तो यू की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। व्हाट हैव यू डन फॉर मी, तुमने मेरे लिए क्या किया है। और देखेंगे आप ध्यान से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे साथ इन वाक्यों के अंदर भूतकाल समय सूचक शब्द, यानी बेसिकली ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनसे आपको पता लगे कि ये जो काम है वो पास्ट में किया गया है। जैसे 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, यानी बीते हुए सोमवार, गत सोमवार मतलब लास्ट मंडे, पिछले साल यानी लास्ट ईयर, पिछले महीने यानी लास्ट मंथ, कुछ देर पहले, समटाइम्स बिफोर, बहुत दिन पहले, मैनी टाइम्स बिफोर, मैनी डेज बिफोर। तो अगर ऐसे शब्द मिलते हैं आपको इसके अंदर तो आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा, ना कि प्रेजेंट। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। देखिए, तो इनको आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसे आप ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करेंगे, इन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, कल मैंने राम को देखा है। अब आखिरी में खा है आ रहा है, कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गलती करेंगे क्या कि यहाँ पे खा है आ रहा है तो आपको लगेगा प्रेजेंट का पार्ट है, बट गलत, क्योंकि यहाँ पे कल लिखा हुआ है, यानी यस्टरडे की बात हो रही है। और आपको मैंने बताया अगर यस्टरडे आ जाता है तो ये है की वजह से आप इसे ट्रांसलेट प्रेजेंट में नहीं कर सकते, ये बनेगा आई सो राम यस्टरडे, ना कि ये जो यहाँ लिखा है ये गलत सेंटेंस है, आई हैव सीन राम यस्टरडे, दैट इज रॉन्ग। यस्टरडे क्या है? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो इसलिए आपको यहाँ बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे आंसर, कल मैंने राम को देखा है, आई सो राम यस्टरडे, यह सेंटेंस सही है। देखिए कुछ और हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे वह कल दिल्ली गया है, तो ये सिंपल पास्ट का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। इसका क्या बनेगा? ही वेंट दिल्ली यस्टरडे, वह थोड़ी देर पहले गया है। ही वेंट सम टाइम्स बिफोर, फ्यू मिनट्स अगो ही बोल सकते हैं आप। वह 5 मिनट पहले आया है, ही अराइव्ड 5 मिनट्स बिफोर। हमने परसों उसे मॉल में देखा, वी सॉ हिम इन द मॉल डे बिफोर यस्टरडे। तो ये सिंपल पास्ट के सारे टाइप्स हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो इंसान है जो काम करता है, ठीक है। हम सारी बातें डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। इस वीडियो के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और हो सके तो नोट्स बनाइए इसके, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देख रहे थे हम सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो इंसान है जो काम को करता है। जैसे किसी भी क्रिया, यानी जो भी इंसान, जैसे खाना खाना हो गया, मैंने खाना खाया, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ।
तो बेसिकली जो भी इंसान काम करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, मैंने उसे कह दिया, तो ये मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। उसने मुझे बता दिया, उसने क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। उसने तुम्हें क्या कहा, ये भी सब्जेक्ट है। और क्या आपने मुझे बुलाया, तो आपने क्या है, सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स जो एक्शन कर रहे हैं, यानी जो कोई भी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। अब ये वर्ड जो बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, क्रिया, ये क्रिया क्या होता है, यानी वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है जो इंसान एक्शन करता है उसे हम बोलते हैं वर्ब, यानी जिसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, काम किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। ध्यान समझेंगे, वर्ब के अंदर जो है आर की आवाज नहीं आएगी। आर एक साइलेंट वर्ड है इसके अंदर, क्योंकि आर से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है। किसी भी आर से पहले अगर वोवल आता है, उसके तुरंत बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम जो है उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे वर्ब, आर की आवाज नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने उसे कह दिया, यहाँ पे कहना क्या है, आपकी वर्ब है। मैंने क्या है, आपका यहाँ सब्जेक्ट है। उसने मुझे बता दिया, बताना क्या है, आपकी वर्ब है। बुलाना क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस में आपकी वर्ब। उसने क्या कहा, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। बुलाया क्या है, आपकी वर्ब हो जाएगी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसे हम बोलते हैं कर्म, यानी सब्जेक्ट ने जो भी काम किया, वो काम जिस पर किया गया, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने उसे कह दिया। अब देखिए, मैंने कहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसे कहा, मैंने उसे कहा है, तो उसे हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और हमने क्या कहा है, हमने जो भी किया है, यानी कहना हमने किया है, तो कहना हमारा वर्ब कहलाएगा। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट, टोल्ड हमारा वर्ब, और हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो काम करता है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट, जो उसने काम किया है उसे हम बोलते हैं वर्ब, मेन वर्ब कह सकते हैं। और जिस पर काम किया गया, यानी जिस पे उस वर्ब का इफेक्ट होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे उसे, मुझे, तुम्हें, ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। आगे देखिए, अब यहाँ समझते हैं डिटेल में। मैंने उसे कह दिया है, तो वाक्य में जो मैं है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि कहने का काम कौन कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं। तो ये क्या है, एक तरीके से, अच्छा कहना क्या है, कहना एक क्रिया है। और मैंने किसे कहा है, मैंने जिसे कहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको आ गया है तो आगे वाली बातें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं हम, और हम रूल समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसमें हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव। हमारा पहला टेंस क्या है, हमारा अफर्मेटिव। तो देखेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई, ऐसे वाक्य जिनको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, यानी जिसके अंदर बस एक स्टेटमेंट होती है, उसमें आप कुछ बताते हैं, ना ही कोई नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कोई नेगेटिव वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं चाय ले चुका हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने चाय ले लिया है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ये सारे वाक्य क्या हैं, आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब देखिए हम इन्हें ट्रांसलेट कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। कभी भी आप जब टेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, आपका कर्ता, यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप लिखेंगे। तो हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, तो उसे आप लिखेंगे आप सेकंड नंबर पे। फिर आप लिखते हैं V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे आप। तो आपका पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या फिर हैव, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारे टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है हमें। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर उसके अलावा भी सेंटेंस में कोई बात लिखी गई है, यानी इसे हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको रिमेनिंग पार्ट लिखना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से आप, सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर इसके बाद भी कुछ बातें बची हैं तो हम उसे आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट से डिनोट कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, आपके सामने नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। किसके साथ हैज और किसके साथ हैव का प्रयोग होता है देखते हैं हम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या प्लूरल नंबर के साथ में हैव का इस्तेमाल करना है आपको। जैसे आई, वी, यू, दे या फिर चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे आप, हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स बचे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके लिए क्या यूज करेंगे आप, उनके लिए यूज करेंगे आप हैज का। देखिए ध्यान से आप, जैसे हमारे पास लिखा हुआ आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आपके सामने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली देखिए आप, आई के साथ क्या आएगा आपका, हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव यूज करेंगे, दे के साथ भी हैव आएगा, बॉयज के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, गर्ल्स के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा, माई सिस्टर्स हैव का इस्तेमाल करना है आपको, हिज फ्रेंड्स हैव का इस्तेमाल करना है, योर ब्रदर्स हैव का इस्तेमाल करेंगे आप, राम्स ब्रदर्स यहाँ पे आपका हैव का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ ब्रदर्स लिखा हुआ है, बहुत सारे भाई हैं, इसीलिए आपको हैव का इस्तेमाल करना है। लेकिन ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना होता है। ये बात अच्छे से याद रखेंगे आप, अगर आपने हैज और हैव को इंटरचेंज कर दिया तो आपका टेंस पूरा गलत हो जाएगा। रटना नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारी बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। मैं तो कहूँगा कि आपके खून में घुस जाएंगे, आप कहीं भूलेंगे नहीं इसे जिंदगी में। जैसे देखिए आप यहाँ पे ही के साथ हैज का इस्तेमाल करना है, शी के साथ हैज का इस्तेमाल करना है, इट के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे आप, बॉय के साथ भी हैज का इस्तेमाल करना है, गर्ल के साथ भी हैज का इस्तेमाल करेंगे, चाइल्ड के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, माई फ्रेंड के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, योर सिस्टर के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, राम्स ब्रदर के साथ भी हैज का इस्तेमाल करेंगे आप। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ और उन्हें समझते हैं कैसे बनाएंगे आप उन्हें। तो हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, वो हम देखते हैं। मैं चाय ले चुका हूं या फिर मैं चाय पी चुका हूं, क्या बनेगा, आई हैव टेकन टी, दोनों का ही सेम आंसर आएगा। मैंने उसे बुलाया है तो क्या बनेगा आपका, आई हैव कॉल्ड हिम, उसने मुझे बुलाया है, ही हैज कॉल्ड मी। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव इटन फूड। नेक्स्ट, वह चले गए हैं, ही हैज गॉन, वह चला गया है एक्चुअली तो बनेगा ही हैज गॉन। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, तुमने इसे किया है, यू हैव डन इट, मैंने उसे कह दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने फॉर्म भर दिया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ही हैज टोल्ड मी एवरीथिंग। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब यानी हैज आएगा, मेन वर्ब टोल्ड आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग, तो ये आप आखिरी में लिख देंगे। आगे देखिए, वे लोग खा चुके हैं, दे हैव इटन। याद रखेंगे आप, वे लोग की इंग्लिश आपको दे पीपल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है दे का मतलब क्या होता है, वे लोग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे आप, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह कोचिंग गई है, शी हैज गॉन टू कोचिंग, मैंने कुछ सोचा है, आई हैव थॉट समथिंग, मैं बीएससी कर चुका हूं, आई हैव डन और पास्ट बीएससी, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये आपके थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसे आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे आप इसे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिसमें नहीं लगाते हो आप, ठीक है। राम ने खाना नहीं खाया है, मैंने उसे नहीं देखा है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं हम क्या, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने झूठ नहीं किया, मैंने झूठ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने मुझे कुछ नहीं किया है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। ये सारे वाक्य हमारे हो जाएंगे नेगेटिव के। अब देखिए आप, हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसा हमने पहले रूल्स डिस्कस किए थे वही हमें डिस्कस करना है दोबारा से। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपको हैज या हैव का इस्तेमाल करना है एज पर द सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लिखना है। एक बात हमेशा याद रखेंगे आप, टेंसेस के अंदर नोट कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और नोट का इस्तेमाल आपको नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करना है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नोट आएगा, फोर्थ नंबर पे आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो लेट्स डिस्कस द रूल्स। पहला रूल हमारे सामने क्या है, सब्जेक्ट हैज नॉट या फिर हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। और अगर हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे आप सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये एग्जाम्पल्स खुद ट्रांसलेट करें, बाद में आप वीडियो से टैली करें कि आपने क्या सही रूल्स की हेल्प से बनाए थे। अगर आपने सही बनाए हैं तो आपको टेंसेस आ रहे हैं। जैसे, मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट इटन, मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, राजू खाना नहीं खाया है, राजू ने खाना नहीं खाया है, राजू हैज नॉट इटन फूड। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, उसने अपना काम नहीं किया है, he has not done his work. Next, मैंने उसे नहीं कहा है, I have not told him. मैंने उसे नहीं देखा है, I have not seen him.
मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। उसने कुछ नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। हमने उसे नहीं बताया है, वी हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। मैंने झूठ नहीं कहा है, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। वह वापस नहीं आया है, ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड। वह आज नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम टुडे। उसने मेरी मदद नहीं की, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, यस आई हैव नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। तो ये हमारे कुछ वाक्य थे, सेंटेंसेस थे, बाकी को आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप सवाल पूछते हैं। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में कोई क्वेश्चन पुट किया है तो वो कहलाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, हम इसमें ना दो प्रकार के पार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अगर आप ये पूछते हैं क्या तुमने ये किया, क्या तुम आए, आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हो। ऐसे वाक्य जिसका आप आंसर हाँ या ना में दे सकते हो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुमने उसे कुछ कहा, आप बोलोगे हाँ या फिर ना। क्या तुमने फॉर्म भर दिया, या फिर हाँ या फिर ना। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या आपने राहुल को देखा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा। तो ये एक पार्ट है इंटरोगेटिव का जिसे हम बनाएंगे अलग तरीके से। और एक पार्ट और होता है जिसमें आप क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके रूल समझते हैं कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले वही करना है आपको। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ना लिख के हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। शुरुआत किससे करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब से, यानी हैज़ या हैव बाहर लिखेंगे आप एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज़ बाहर लिखना होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और आई है तो आपको हैव लिखना होगा। फिर आपका सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, देन आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और आखिरी में आता है क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर इस वाक्य के अंदर नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, तो इसमें जो क्या है वो भी आ गया और नहीं भी आ गया। ऐसे वाक्य को बोलते हैं हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इसमें इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नॉट का इस्तेमाल आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। अभी मैं आपको रूल समझाऊंगा तो समझ में आपको आएगा। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ ओरली, तो आपको पहले हैज़ या हैव लिखना है, देन सब्जेक्ट लिखना है। अगर नॉट है हमारे सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट। देखिए, हमारे पास रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल्स हमारे पास सामने क्या है, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नोट आ चुका है तो आप ये रूल फॉलो करेंगे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी एग्जाम्पल से। क्या वे लोग जा चुके हैं, हैव दे गॉन। एज आई टोल्ड यू, वे लोग की इंग्लिश दे होती है, दे पीपल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपने मुझे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड मी। क्या वह फॉर्म भर चुका है, हैज़ ही फिल्ड द फॉर्म। क्या तुमने फॉर्म भर दिया है, हैव यू फिल्ड द फॉर्म। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या आपने राहुल को देखा है, हैव यू सीन राहुल। क्या रामू बाजार गया है, हैज़ रामू गॉन टू मार्केट। क्या आपने उसे यहाँ बुलाया है, हैव यू कॉल्ड हिम हेयर। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन गॉन टू दिल्ली, या फिर हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, दोनों ही सही कहलाएंगे हमारे यहाँ पे। क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, हैव यू सीन माई मोबाइल। क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है, हैज़ ही नेवर सीन यू। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। नेक्स्ट, क्या हमने उसकी मदद नहीं की है, हैव वी नॉट हेल्प हिम। देखिए, हैव आया यहाँ पे, सब्जेक्ट आया, देन नॉट, थर्ड फॉर्म वर्ब की, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्या तुमने उसे कुछ कहा है, हैव यू टोल्ड हिम एनीथिंग। क्या तुम्हारा भाई मुंबई गया है, हैव योर ब्रदर गॉन टू मुंबई। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है, हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग। अब हम बात करते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस की, जिसमें आप जो है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे अगर सेंटेंस तुमने उसे क्यों मारा है, इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना होगा। जिन सेंटेंस का आंसर आपको एक्सप्लेन करके देना पड़े उन्हें हम बोलते हैं WH फैमिली क्वेश्चन सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने क्या कहा है, आपको बताना पड़ेगा क्या कहा है उसने। तुमने क्या लिखा है, वह यहाँ क्यों आया है। उसने तुम्हें क्या कहा है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, आज तुमने क्या पकाया है। इन वाक्यों का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। इन्हें हम बनाते कैसे हैं, देखिए, पहले तो आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर लिखा है सेंटेंस में क्यों, तो आपको पहले वाई लिखना होगा। अगर सेंटेंस में बीच में लिखा है व्हाट यानी क्या,
तो आपको पहले वट का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आपको हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर वाक्य के अंदर नहीं भी आ जाता है, जैसे उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है, तो आपको यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसा कि हमने पहले वाले इंटरोगेटिव में किया था। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले WH फैमिली आएगी, देन हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और आखिरी में आप रिमेनिंग पार्ट लगा सकते हैं विद क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नॉट भी मिलता है वाक्य के अंदर, WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे आप, हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ बताया गया है WH फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा, विच भी आ सकता है इसके अंदर, यानी सारे के सारे ऐसे शब्द जिनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं WH फैमिली। अब एग्जाम्पल समझते हैं। उसने क्या कहा है, व्हाट हैज ही टोल्ड। तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। उसने तुम्हें क्या कहा है, व्हाट हैज ही टोल्ड यू। वह यहाँ क्यों आया है, व्हाई हैज ही कम हेयर। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, व्हाई हैज ही कॉल्ड यू। नेक्स्ट, मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। उसने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन। मोहन कहाँ गया है, वेयर हैज मोहन गॉन। वह वहां क्यों गया है, व्हाई हैज ही गॉन देयर। आज तुमने क्या पकाया है, व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। नेक्स्ट, तुमने खाना क्यों नहीं पकाया है, व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड एज आई टोल्ड यू। अगर वाक्य में नहीं आ जाता है तो आपको पहले WH फैमिली का यूज करना है, देन आपका हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर अस। हम लोग की इंग्लिश यहाँ पे अस होगी, ना कि वी पीपल, वो गलत हो जाएगा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। आपने मेरी मदद क्यों की है, व्हाई हैव यू हेल्प मी। आपने कैसे यह सोच लिया, हाउ हैव यू थॉट दिस। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे भी टाइप होते हैं जिसके अंदर आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब वो एडवर्ब क्या है, अगर ऐसी एडवर्ब आती हैं तो वो सेंटेंस 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बन सकता है, उसके अलावा किसी और में नहीं बनेगा। जैसे एक वर्ब है, एडवर्ब है एवर, कभी, ऑलवेज माने हमेशा, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभी, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट तुरंत, ऑफन प्राय यानी अक्सर, लेटली मतलब क्या होता है, हाल में, अभी अभी, जस्ट, रिसेंटली हाल में, येट मतलब अभी तक या अभी तक, सो फार अब तक या जहां तक, वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी दो बार, अप टू नाउ का मतलब क्या हो जाएगा आपका अभी तक, अप टू द प्रेजेंट यानी अभी तक, वर्तमान समय तक, ऑल्सो मतलब भी, मैनी टाइम्स कई बार, बिफोर इसके पूर्व, मच अर्लियर बहुत पहले से ही। देखिए अगर इन वाक्यों के अंदर अगो आ जाता है, ठीक है, तो आप मानेंगे कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। इसे आप बदलेंगे किसके अंदर, आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एक वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा है। भाई 2 वर्ष पहले पुरानी बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लिखोगे आई सॉ हिम 2 years अगो। यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। देखिए अब हमारे पास एक सेंटेंस था, मेरा भाई कल आया है, तो यहाँ पे यस्टरडे था, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत था, है ना। उसने गत वर्ष पास किया है, तो गत वर्ष मतलब बीता हुआ जो आपका ईयर चला गया, पास्ट ईयर, लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए एक वर्ड है येट, बिफोर, मैनी टाइम्स, मच अर्लियर, सेवरल टाइम्स का प्रयोग, ये हमेशा वाक्य के एंड में आते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब्स जो हैं ये सेंटेंस के आखिरी में आएंगे। और जो एवर है, नेवर है, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, ऑल्सो, ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनको आपको वर्ब के पहले यूज करना है। जो आपने वर्ब यूज किए मेन वर्ब, उससे पहले इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल समझते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वह तुरंत गया है, तो इसका मतलब क्या बनेगा आपका, तुरंत का मतलब है यहाँ पे जस्ट, ही हैज जस्ट गॉन। वह बस अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन। वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम येट, येट आ गया इसके अंदर। वह मुझसे कभी नहीं मिला, ही हैज नेवर मेट मी। मैंने प्राय राम की मदद की है, प्राय मतलब अक्सर। आई हैव ऑफन हेल्प्ड राम, तो अक्सर के लिए क्या आ गया, ऑफन आ गया। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, धूम्रपान मतलब स्मोक होता है। ही हैज नेवर स्मोक्ड। नेक्स्ट, तुमने कभी शराब नहीं पी है,
यू हैव नेवर ड्रंक वाइन। मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू। उसने कभी कभी मेरी मदद की है। ही हैज़ हेल्प मी ओकेजनली। मैंने उसकी अनेक बार मदद की है। आई हैव हेल्प हिम सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट, मैंने यह काम कभी नहीं किया है। आई हैव नेवर डन दिस वर्क। मैंने वह फिल्म पहले ही देख ली है। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म और मूवी। मैंने उसको अनेक बार पीटा है। आई हैव बिटन हिम सेवरल टाइम्स। मैंने अभी अपना काम समाप्त किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। उसने कभी कभी अच्छा काम किया है। ही हैज़ डन गुड वर्क ओकेजनली। देखिए एक सेंटेंस और हमारे पास लिखे हुए हैं कुछ। क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है? हैज़ ही नेवर सीन यू। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? हैव यू एवर स्मोक्ड। क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई और गॉन टू मुंबई। उन लोगों ने प्राय आपको धोखा दिया है। दे हैव ऑफन चीटेड यू। आगे देखते हैं, एक हमारे पास एक वर्ड आता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या है? अगर आपने टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू रीड, टू ईट, टू लाफ, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास दो वर्ब हैं कि सेंटेंस के अंदर, तो टू प्लस वी बन आ जाएगा। इन्फिनेटिव का प्रयोग वाक्य में प्रयोग दूसरे वर्ब के लिए किया जाता है, यानी कि वैसे वाक्य में जिनमें दो वर्ब होते हैं उनमें मेन वर्ब को छोड़कर दूसरे वर्ब के साथ में हमें इन्फिनेटिव लगाना होता है। जैसे वह काम करने गया है, यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक जाना और एक काम करना, तो इन्हें हम बनाएंगे कैसे? ही हैज गॉन टू वर्क। देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, वह काम करने गया है, ही हैज गॉन टू वर्क। अब देखो इन्फिनेटिव का प्रयोग ना दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप इसे मेन वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं, जैसे वह पढ़ने गया है, he has gone to read और study। वह काम करने गया है, he has gone to work। वह खाना खाने गया है, he has gone to eat। नेक्स्ट, राहुल क्रिकेट खेलने गया है, राहुल has gone to play cricket। तो यहाँ पे आपको V3 के तुरंत बाद 2+E1 का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स। आगे हम बढ़ते हैं और हम अगला टाइप समझते हैं। कई बार हम इसका ऑब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने उसे बाजार जाने की इजाज़त दी है। आई हैव अलाउड हिम टू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे आपने हिम के बाद यूज़ किया है 2+V1 का। ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल अलग जगह पे किया है। मैंने उसे टीवी देखने से मना किया है। आई हैव फॉरबिडन हिम टू वॉच द टीवी। मना करने के लिए यूज़ करते हैं हम फॉरबिडन हिम। डिनाई भी आ सकता है, आई हैव डिनाइड हिम टू वॉच द टीवी, ये भी बन सकता है। हमने उसे किसी को गाली देने से मना किया है। वी हैव डिनाइड हिम टू अब्यूज एनीवन। आपने उन लोगों को यहाँ आने के लिए क्यों कहा है? वाई हैव यू टोल्ड दैम टू कम हेयर। नेक्स्ट, हमने उन लोगों से यह करने के लिए अनुरोध नहीं किया है। वी हैव नॉट रिक्वेस्टेड दैम टू डू दिस। क्या आपने उसे कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित किया है? हैव यू इंस्पायर्ड हिम टू डू हार्ड वर्क। तो ये हमारा आज का टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको टेंस पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो